Welcome back, friends. Today we would be discussing about the answer writing methods, especially the pyramid method. देखो, आंसर को लिखने के अपने कई सारे तरीके होते हैं, बट टुडे आई वुड बी टीचिंग यू द पिरामिड मेथड. ये आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स. होता है ना, कभी मेंस एग्जामिनेशन लिखने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हमको ये लगता है कि काश मैंने थोड़ा और बेटर आंसर लिखा होता. ये जो बेटर आंसर होता है, ये इट्स नॉट अ वन डे टास्क और 2 डे टास्क. ये आपका एक प्रोसेस, एक हैबिट के साथ डेवलप होता है. सो इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो भी मेथड्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, देर आर 18 to 20 मेथड्स आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए. तो वो मेथड को यूज करके यू कैन बूस्ट योर मार्क्स. एटलीस्ट 1-2 मार्क्स ज्यादा ला सकते हो आप. ठीक है. सो आई वुड बी टीचिंग यू द पिरामिड मेथड. सो नाम से ही समझ में आ रहा है पिरामिड. सो व्हाट इज अ पिरामिड? पिरामिड का जो बेस होता है इट्स ब्रॉड, टॉप जो होता है इट्स शार्प. सो हियर ऑल्सो योर आंसर शुड इंट्रोड्यूस शार्प इंट्रोडक्शन. जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो उसके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो उस आंसर को पढ़े या फिर चेक करे बस. सो यू शुड मेक द एग्जामिनर रीड योर आंसर. अगर आप ये कर पाते हो, ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ शार्प इंट्रोडक्शन एंड अ ब्रॉड बेस, तो आपका आंसर बहुत अलग होकर के दिखता है और वहीं से एक इंटरेस्ट जागता है एग्जामिनर में टू रीड योर आंसर. एंड वंस ही रीड योर आंसर, आप में कितना नॉलेज है, आप में कितनी अवेयरनेस है, उसको पता लग जाता है. और वहीं से आपका जो एक्स्ट्रा मार्क्स होता है एक नॉर्मल एस्पिरेंट का और एक जो ऐसे आंसर्स लिखते हैं उस एस्पिरेंट का, उनको पता लग जाता है. एंड दिस इज हाउ यू राइट अ गुड आंसर. सो हाउ एन इंट्रोडक्शन शुड बी? इट शुड बी शार्प. अब आपके पास तरीका है इंट्रोडक्शन कराने का. देयर आर मेनी वेज. ओके. उसमें फर्स्ट जो है, या तो आप डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हो. यू कैन डिफाइन अगर कोर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग है. ठीक है. जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन हो गया, कोई डेफिनेशन हो गया, तो यू कैन लाइक डिफाइन इट. दूसरा है करंट अफेयर्स हो गया. अब करंट अफेयर को क्या होता है कि करंट अफेयर के थ्रू अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कराना. दैट विल बी टीचिंग यू, आपको बताऊंगा मैं, बट जस्ट जानकारी के लिए याद रखिए. तीसरा जो है, मैं डेफिनेटली इसको इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोट्स कर सकते हैं आप. आपका जो भी पता होगा आपको, एथिक्स में ज्यादातर यूज होता है बाय द वे. एंड देन rephrasing answer क्वेश्चन. ठीक है. रीफ्रेश करने से क्या होता है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है एंड आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन को देखने की. सो रीफ्रेश कीजिए क्वेश्चन को. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो एक बार इंट्रोडक्शन आपने किया, फॉर एग्जाम्पल योर टॉपिक इज फेडरलिज्म. So once you introduce your answer, suppose आपने फेडरलिज्म का डेफिनेशन लिखा. So if anyone knows the definition of federalism, they can write it in the comment section. So what is federalism? So federalism is basically, आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. You can introduce with an article कि आर्टिकल क्या कहता है. So federalism is basically the distribution of power between center and state.
it has evolved through constitutional, political and judicial interpretation. So this is how you can define federalism. ठीक है, यहां तक आपका एक एक अवेयरनेस क्या है वो थोड़ा सा एक एग्जामिनर को समझ में आएगा. बट हियर आफ्टर आपका बॉडी जो होता है ये इसका डेप्थ बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर इसका डेप्थ अच्छा है आपका सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्क्स ज्यादा मिलेगा, इसी पे ज्यादा मार्क्स होता है. सो इंट्रोडक्शन कीजिए 20-30 वर्ड्स में, आफ्टर दैट बॉडी. सो यहाँ पे फोकस ऑन डेप्थ एंड डिमेंशंस. So suppose let us take a topic of federalism and try to understand कि आप depth कैसे add कर पाओगे. So first of all we'll start with political federalism. You can always start with articles. Article 245 to 255 it talk about federalism. ठीक है, आपने ये इसका यूज कर सकते हो. और एल्स यू कैन टॉक अबाउट जो स्केड्यूल है 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बारे में बात कर सकते हो. सो ये समझना है आपको कि देयर आर मल्टीपल रीजन एंड अ सिंगल यूनियन. So what is political federalism? Basically regional aspiration versus strong center. So this is what political federalism is about. So जब आप आंसर लिखोगे so you can always say, so in order to attain the regional development, regional growth, there should be a strong center and a state with regional aspiration. तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो. Now we'll talk about administrative federalism. एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म वापस देखो सिंपल वे है. आप जब इसका आंसर लिखोगे अपने स्टेट को और सेंटर को याद करके लिखना. सो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या आया, वही ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है, उसके बाद आपका आईपीएस ये सब जो इसमें आता है. बट यहाँ पे दिक्कत आप चैलेंज जो बता सकते हो ये बता सकते हो, ओवर रिच हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सेंटर का ओवर रिच, फॉर एग्जाम्पल एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. सो अगेन सो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म को आप लिखते हुए you can give this examples, इनके एग्जाम्पल दे सकते हो. एंड यू कैन कोट कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस बट येट इट इज चैलेंज्ड ऑन सेंट्रल ओवररीच. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. देन अगेन यू आर एडिंग डेप्थ टू योर आंसर. तीसरा आप लिख सकते हो फाइनेंशियल फेडरलिज्म. अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे पाते हो फाइनेंस कमीशन का, या जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला है डिवोल्यूशन के लिए, ठीक है, तो वो ऐड ऑन कर जाएगा. वो पता लग जाता है एक एग्जामिनर को कि आपको अवेयरनेस है. कैन टॉक अबाउट जीएसटी. ठीक है, इसके बारे में आप बात कर सकते हो. So you can quote that financial federalism is a backbone of efficient cooperative federalism, but often it is contested over lack of fund. ये आप फाइनेंशियल फेडरलिज्म का पॉइंट लिख सकते हो. देन फाइनेंशियल फेडरलिज्म के बाद व्हाट यू कैन राइट, जुडिशियल इम्पैक्ट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका थोड़ा सा रीडिंग, थोड़ा सा फैक्ट्स,
SR बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है फेडरलिज्म के रिगार्डिंग? आर्टिकल 356 जो कि यूज किया जाता है सेंटर द्वारा। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल चेक जो है जुडिशरी करता है। सो येट अगेन अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म, यू आर एडिंग मल्टीपल व्यूज। ठीक है, अब जुडिशियल इंपैक्ट भी लिखने के बाद नाउ यू विल हैव कल्चरल फेडरलिज्म। यार मुझे बताओ, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लैंग्वेजेस है, बट स्टिल वी एक्नॉलेज आवर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड वी आर यूनाइटेड टुगेदर। सो कल्चरल फेडरलिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है वो, हमारा डाइवर्सिटी और हमारा यूनिटी। तो इसमें आप इश्यूज लिख सकते हो। आजकल आप देख सकते हो कि हिंदी लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत हो रहा है काफ़ी सारे स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इसका कंसर्न आप हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि हमारा स्टेट बनाया गया है, ऑफिशियल जो ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सो आवर स्टेट आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। या फिर आप ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, so you can talk about cultural federalism, it acknowledge the diversity and unity of India। so cultural federalism का आपने एक और व्यू दे दिया। अब ऐसे ही इकोनॉमिक फेडरलिज्म, अब इकोनॉमिक फेडरलिज्म क्या है? सो इकोनॉमिक फेडरलिज्म में आप ये बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल नीति आयोग हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति, ठीक है, इसके सब के बारे में बात कर सकते हैं। एंड देन यू कैन कोट, ये सब एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप कोट ये कर सकते हो कि इकोनॉमिक फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल डेवलपमेंट बट इट शुड नॉट बी एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक आ गया, सो अनदर असिमेट्रिक फेडरलिज्म। देखो इतना देखना है आपको, 15 मार्क के लिए है, 10 मार्क के लिए है क्या नहीं है, और लिखना है, ठीक है, नहीं तो पेपर खत्म नहीं होता है। और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, सब हेडिंग को पॉलिश करना है, यही सब होता है इसमें। ठीक है, आपको बताना है एग्जामिनर को दैट यू आर अवेयर अबाउट द चैलेंजेस इश्यूज एंड यू हैव अ सॉल्यूशन। सो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर्टिकल 371 जो हमने दिया है। सो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की जरूरत है क्योंकि कुछ स्टेट पिछड़े हुए हैं तो उनको हेल्प की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, राइट। सो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, अब आप देखिए, इफ यू स्ट्रक्चर योर आंसर ऐसे, ठीक है, अब इसके बाद व्हेन इट कम टू कंक्लूजन, आपका 3 मार्क्स से 5 मार्क्स, 5 से 7 मार्क्स, ये सब मैटर करता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आपने इंट्रोड्यूस अच्छे से कर लिया, बॉडी में भी अच्छे से दे दिए सब कुछ, इतना सारा डेप्थ ऐड किया है बॉडी को, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपने कोट किए हैं, हर एक पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट के लिए आपके पास कोटेशन है, आपके पास ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, दिस इज द लास्ट, एक मौका कह सकते हो टू इम्प्रेस द एग्जामिनर बाय कंक्लूजन। सो कंक्लूजन एक लास्ट मौका है आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का, तो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है, नहीं तो इतना जो भी किया 1 मार्क कम मिल जाएगा।
It should always be positive. It should always be solution vision oriented. देखो, आप एक आईएएस बनने वाले हो, आप कल को एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है आप पूरा जिला संभाल रहे हो, पूरा कैबिनेट संभाल रहे हो सकता है आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। आपका विजन होना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम का पॉजिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर ये सब है आपके पास, आपके आंसर्स में दिखता है, तो ट्रस्ट मी, आपको आपका पेपर है ना पूरा अलग होकर के आता है, एंड देन एग्जामिनर गिव्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स। सो कंक्लूजन में ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल होलिस्टिक अप्रोच, इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पॉलिसी इंटरवेंशन, ऐसे ऐसे भारी भरकम वर्ड आपको यहाँ पे डालना है। बहुत छोटा होता है इंट्रोडक्शन, लाइक 30 वर्ड्स, बट यू शुड डू इट। अब ऐसा, मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको लास्ट 15 मिनट्स में ये सब समझाया फेडरलिज्म के रिगार्डिंग। सीरियसली एक बात बताना, अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसने 1 साल से पढ़ाई किया है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कुछ ऐसा भी आपको बताया जो आपने सुना नहीं है? क्या आपने आर्टिकल 245 250 मतलब 7 शेड्यूल, नेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अगर आप एक्टिव होंगे थोड़ा बहुत तो महाराष्ट्र कर्नाटका ये सब में जो लिंग्विस्टिक इश्यूज हो रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल स्टेटस जो है, एसिमेटिक फेडरलिज्म, नीति आयोग, पीएम गति शक्ति। देखो, मैंने कुछ भी आपको नया नहीं बताया, यही फर्क होता है और यही आपको समझना है इफ यू वांट टू बी अहेड ऑफ अदर 99% ऑफ एस्पिरेंट्स। सी, कंटेंट एक लिमिट तक आपको हेल्प करेगा, बट उसके बाद आपका द वे ऑफ राइटिंग आंसर इज गोइंग टू हेल्प यू। आप आज प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में आप इतना डीप थिंक कर पाओगे, इतना डीप एनालिसिस कर पाओगे। पहले दिन आप ये आंसर लिखने जाओगे तो आपको ये सब पता होने के बाद भी आप नहीं लिखोगे, क्योंकि वैसे ही होता है, लाइक आपका माइंड ही वैसे है कि आप ये सब जानते हुए भी लिख नहीं पाओगे। होता है ना कभी कभी कि मुझे आता है सब कुछ, बट कंटेंट है मेरे पास लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं सर लिख नहीं पाता हूँ ऐसा आंसर। उसका रीज़न यही है कि प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट एटलीस्ट, एक बिगिनर है, फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो कम से कम हफ्ते का, अभी तो 3 महीना हो गया है आपका पढ़ाई स्टार्ट हुए, एटलीस्ट 2 आंसर लिखो हफ्ते का। कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है अभी जो मेंस लिखने वाले, इनफैक्ट उनके लिए भी हेल्पफुल है। आप अपने बॉडी में ऐसे, मेरे पास पिरामिड मेथड जैसे मेरे पास 18 to 20 मेथड्स है जिसमें आप मल्टीपल लाइक ऐड कर सकते हो वैल्यू अपने इसको लेकर के। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोट कर लीजिए, आइए मैं अभी इसको रफ करूंगा, थोड़ा नोट कर लीजिए। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऐसे 4 पेपर को पकड़ करके एक एवरेज एस्पिरेंट का 360 to 400 मार्क्स आता है, या इनफैक्ट इससे कम आता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके पास टोटल? 80 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन में से फॉरगेट अबाउट 80, अब 50 क्वेश्चन में भी मैं जो जितने तरीके आपको बताऊंगा आप उसको अगर इम्प्लीमेंट कर पाओगे ना, कम से कम आपका 1 मार्क तो बढ़ेगा।
और डाउन द लाइन जब 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स। ऐसे ही ऐसे ऑप्शनल तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो सबका अलग होता है, बट ऐसे एथिक्स के बारे में सब बताऊंगा। एटलीस्ट 50 मार्क्स ऐड होएगा। तो सोच के देखिए, जिसका 360 आ रहा है उसका 410 आएगा, को 400 आ रहा है उसका 450 आएगा। और सोच के देखो 450 मार्क्स अगर आप जीएस में लेके आ रहे हो, ट्रस्ट मी, आपको बस ऑप्शनल और ऐसे अच्छे से करना है, आप क्लियर कर लोगे एग्जाम को। यही होता है एक स्मार्ट अप्रोच और एक एवरेज अप्रोच में। योर अप्रोच शुड बी गुड। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ऐसा है कि आप परफेक्शन के चक्कर में आप उसको टालते जाते हो आंसर राइटिंग को, और लास्ट में वो इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाता, आपका जो एक थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, और लास्ट में यू मेस अप और एक अटेम्प्ट चला जाता है। या हो सकता है ये 50 मार्क्स से आपका मतलब आपका सर्विस ही बदल सकता है इससे। मान लो अगर आपको आईआरएस मिल रहा है, 50 मार्क्स आपका बढ़ा, उससे उठ करके आप आईएफएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। यही फर्क होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुछ तो सीखा होगा। सो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो अभी मेंस देने वाले हैं, और या जो जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं।